decode for us, sir, explain to us why this budget is transformative. हम headline की बात कर रहे हैं 12 lakh rupees, but talk to us, sir, about what you think are the key highlights of the budget. थैंक्स गौरी। सबसे पहले तो कहता है ना अटेंशन ग्रैब करने के लिए, उसमें मेरा पहला डायलॉग ये है कि ये RRR है। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बजट है, रिफॉर्मिस्ट बजट है और रिवॉल्यूशनरी बजट है जहाँ तक देश के इकोनॉमिक गवर्नेंस का सवाल है। लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल है या पॉलिटिक्स का सवाल है, तो इसका एक लाइटर वेन में हेडलाइन ये हो सकता है कि आज बिहार के चुनाव का ऐलान हो गया और दिल्ली का बूथ कब्जा हो गया। क्योंकि मिडिल क्लास को इतनी बड़ी राहत दी गई है और ये 97 के बजट के बाद हुआ है कि जिनकी इनकम 12 लाख तक है उन पर कोई टैक्स नहीं होने वाला। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है और 25 लाख रुपए तक आप समझ लें कि 25 लाख के बाद 30% का टैक्स लगेगा। ये रिलीफ किसी भी फ्री बी जो कि एक इर्रिस्पॉन्सिबल तरीका होता है उससे ज़्यादा बड़ी रिलीफ है और बहुत बड़ी आबादी को ये रिलीफ है। इससे दो चीज़ें होंगी कि कंजम्पशन बूस्ट होगा। कंजम्पशन बूस्ट होने का मतलब होता है कि अब आप इन्वेस्ट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को एक आधार दे रहे हैं कि आइए इन्वेस्ट करिए, कैपेसिटी बढ़ाइए, यानी कि नौकरियां क्रिएट होंगी। नौकरियां क्रिएट होंगी तो आपका ग्रोथ बढ़ेगा, जो हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। मैंने शुरू में क्यों कहा कि RRR रिस्पॉन्सिबल इसलिए है कि फिस्कल डेफिसिट के नंबर पर जो वादा था उस पर ये बिल्कुल अड़े हुए हैं और 4.8 से अब अगले साल के लिए 4.4 का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट इन्होंने रखा है। कैपेक्स थोड़ा बढ़ाया है सरकारी खर्चा इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ग्रोथ के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया। ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिहेवियर पैटर्न को बताता है जो लगातार FM इतने वर्षों में इस पर ध्यान देती आई हैं, या पूरी मोदी सरकार फिस्कल प्रूडेंस को लेकर के हमेशा बहुत सीरियस रही है। दूसरी बड़ी चीज़ कि अब आप जब इसको इकोनॉमिक इंजन को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट, पावर हो या माइनिंग हो या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब पर आप जोर लगाएं। उसके अलावा जॉब क्रिएट करने के लिए ग्रास रूट पे जो एग्रीकल्चर के लेवल पे, रूरल के लेवल पर काम होना है, उसके बारे में बहुत पॉइंटेड और स्पेसिफिक टारगेटेड स्कीम्स हैं। एग्जाम्पल 100 ज़िलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, अब वो एक ऐसा बूस्टर डोज बनेगा। अब पूरे देश में एक लागू करो और टारगेटेड तरीके से काम करो, उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तीसरी चीज़, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए चाहे वो देशी हो या विदेशी, कंजम्पशन का टैक्स रिलीफ का एक बड़ा आधार बना करके आपने कंप्लायंस पे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे इसमें बहुत ज़ोर लगाया है और उसमें देशी और विदेशी निवेशकों के लिए कंप्लायंस के बहुत सारे बर्डन हटाने के लिए इन्होंने ऐलान कर दिया है। KYC के बारे में जो कहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेशन था, उससे बहुत दिक्कत होती थी, उसको ये ठीक कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी क्लॉजेज हैं जिसका जिक्र किया है वित्त मंत्री ने, जिसका संबंध FDI से होगा, मल्टीनेशनल्स यहाँ आकर के पैसा लगा सकें। इसी प्रकार इंश्योरेंस में 100% का FDI 74 से बढ़ा करके, ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। तो मैं ये समझता हूँ कि रिवॉल्यूशनरी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मिडिल क्लास को एक एनर्जी देना, जो इनका एक बहुत बड़ा वोटर तबका भी है उस हिसाब से। दूसरा, रिस्पॉन्सिबल इसलिए कह रहा हूँ कि फिस्कल प्रूडेंस का पूरा ध्यान रखा है, बड़ी बात है। तीसरा, रिफॉर्मिस्ट इसलिए कि हमेशा हम बात करते थे कि आप लोगों को ट्रस्ट नहीं करते। पिछला जो कल इकोनॉमिक सर्वे में आया, ये अनंत नागेश्वरन साहब ने जो पूरा एक सर्वे लिखा, उसमें बहुत ही ग्रेशियस भाषा में सरकार का क्रिटिक था, सरकारों का क्रिटिक था कि आप लोगों को ट्रस्ट नहीं करते। आप उनको जब तक ट्रस्ट नहीं करेंगे, रेगुलेशन कम नहीं करेंगे, तब तक वो एनर्जी जनरेट नहीं होगी। तो हमको लगता था कि सर्वे में जो कहा जाता है वो बजट में आए, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस बजट में सर्वे की बहुत सारी क्रांतिकारी बातों को लागू किया गया है। बिल्कुल, दैट लिंक इज देयर, वो दिख रहा है। सर्वे की जो एक बहुत बड़ी बात थी वो गेट आउट ऑफ द वे था, उस पर मैं अभी आऊँगी कि किस तरह से पुश मिल रहा है मैन्युफैक्चरिंग को और क्या एरियाज़ है जहाँ पे डीरेगुलेशन हुआ है। बट पहले सर आपने बोला कि ये सबसे ज़्यादा बड़ा रिलीफ मिला है आज तक। बहुत लोगों से हम अभी बात कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी हमें बता रहे हैं कि इतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था। जो गेस्ट थे वो भी कह रहे थे दिस बीट्स द एक्सपेक्टेशन वी हैड। हमारी बेस्ट एक्सपेक्टेशन 10 लाख की थी। द फैक्ट दैट द FM हैज़ given more than what people were even expecting in their best case scenario, what do you think would have been the thinking to be able to give this kind of a relief to the middle class? ये जाहिर है कि मिडिल क्लास जो है भारत का, या आप SME कहें, व्यापारी कहें, दुकानदार कहें, छोटी कमाई वाले लोग कहें, भारत का ग्रोथ इंजन यही लोग चलाते हैं।
जब आप इनको एनर्जाइज करते हैं तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और ये बात सही है, मैं हंसा इसलिए था आपका सवाल सुन करके कि कल मैं अपने घर में बात कर रहा था तो मेरी पुत्रवधू ने कहा कि आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं, तो मैंने कहा 10 लाख, तो उसने कहा हमको लगता है 12 लाख। बस शर्त नहीं लगी वरना मैं हार जाता, और 12 लाख की बात सही निकल करके आ गई। ये एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के साइकिल को चलाने के लिए। और इसके पीछे जो थॉट है, जाहिर है कि पॉलिटिकल थॉट तो हमेशा रहता ही है। किसी भी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है कि अपने लोगों को, जिसको मैं कहता हूं कि टारगेट ऑडियंस को आप कैटर करें, वो तो है ही है, लेकिन ये पूरे इकोनॉमिक साइकिल को बड़ा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इस बजट में बहुत साफ नहीं पता चलता, लेकिन जितने ग्लोबल अनसर्टेनिटी हैं उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि एक्सटर्नल फैक्टर से हम कितना ग्रो करेंगे के बजाय इंटरनल फैक्टर से कितना ग्रो करेंगे, तो हमारी डिपेंडेंस इंटरनल पर ज़्यादा रहे। तो उसके लिए जिसको कहते हैं बेस तैयार करना, ये बहुत बड़ा बेस तैयार किया गया है। ये टैक्स रिलीफ अभी सुनने में अमाउंट के तौर पर बहुत बड़ा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि हम लोग शहरी लोग थोड़ा ऊंची तनख्वाह वाले लोग होंगे, लेकिन भारत के ज़्यादातर लोग जो टैक्स पेयर हैं वो इसमें आ जाते हैं। इसकी वजह से एक चीज़ और होगी, टैक्स बेस भी बढ़ेगा। ऑलरेडी भारत में पर्सनल इनकम टैक्स अब कॉरपोरेट टैक्स के ऊपर जा चुका है, तो जो भी 12-14 लाख करोड़ के आसपास का इस वक्त का जो नंबर है, तो जब शुरू में बहुत कम लोग टैक्स देते थे तब हमारा टैक्स कलेक्शन कितना था, और अब का नंबर देखें तो उसमें बहुत बड़ी बढ़त है। तो लोग अब टैक्स देने के लिए ज़्यादा इनकरेज भी होंगे, उनको नज भी किया गया है। ये डीक्रिमिनलाइजेशन जो किया गया है, 2 साल की जगह 4 साल की विंडो दी गई है, ये भी एक जो टैक्स टेररिज्म से हटके टैक्स कंप्लायंस का जो एक एटमॉस्फेयर है उसको बहुत बूस्ट करेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो पूरा माहौल था, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जुड़ा हुआ मध्य वर्ग है, साधारण लोग हैं, उनके ऊपर ये तलवार हमेशा लटकते रहती है कंप्लायंस की और क्रिमिनल एक्शंस की। उसके बारे में ये बजट साफ बता रहा है कि करीबन 50% कंप्लायंस ये हटाने जा रहे हैं, और उसके लिए एक कमीशन बनाएंगे जो इस पर जल्दी फैसला कर लेगा। इसी तरीके से अब आप 4 साल तक अगर अपना रिटर्न भर सकते हैं और उसको अपडेट कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो वो जो निर्मला सीतारामन ने टर्म यूज़ किया, ट्रस्ट फर्स्ट स्क्रूटनाइज लेटर, ये अप्रोच है, और ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों का ही विश्वास नहीं लेंगे और उन पर विश्वास नहीं करेंगे, तो वो एनर्जी कहाँ से जनरेट होगी जो आपको 10% का ग्रोथ दे, जो आपको विकसित भारत बनाए। जी, अब बात करते हैं सर, जो इकोनॉमिक सर्वे ने भी कल कहा, इनफैक्ट उनकी तो वर्डिंग्स ये थी, गेट आउट ऑफ द वे। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा एसेंशियली डीरेगुलेट करिए, हमें भी अपना एक डोजे अपना बनाना चाहिए, वे वी टॉक अबाउट मोर एफिशिएंट वे वे लेस गवर्नमेंट हैपेंस। और उसको लेके मेक इन इंडिया 2.0 की बात की गई है, मैन्युफैक्चरिंग को किस तरह से बढ़ावा देने की बात की गई है, क्रेडिट को और बढ़ाने की बात की गई है, एसएमई पे बहुत फोकस किया गया। सर, आपके हिसाब से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग में, जो हमारी एक कैपेबिलिटी और दूसरा जो हमारी एस्पिरेशन है उसको लेके? काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, और उसके लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने की ज़रूरत है, फ्रॉम पावर टू इंफ्रास्ट्रक्चर टू मिनरल्स टू क्रिटिकल मिनरल्स, और अब न्यूक्लियर पावर, इन सारी चीज़ों पर इसीलिए काफ़ी फोकस किया गया है, जिसके कारण हमको उस लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिले जिसकी ज़रूरत है। गेटिंग आउट ऑफ द वे का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि मूल रूप से मोदी सरकार प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा चाहती है। बहुत सारे लोगों की तो शिकायत ये है कि प्राइवेट सेक्टर 7,50,000 कंपनियों की बात कर रहा हूँ जो टॉप निफ्टी की हैं, 7-8 लाख करोड़ के कैश पर बैठा हुआ है, इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा? ब्याज की कमाई कर रहा है वो, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा जो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाए, जो हमको एक्सपोर्ट के लिए और कम्पिटिटिव बनाने में मदद करे। लेकिन उसके लिए शिकायत ये है कि कंपटीशन के लिए रेगुलेशन वगैरह वगैरह जो सारे जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो एक तरफ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आप कर लें, दूसरी तरफ आप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दें हमारी डोमेस्टिक ज़रूरत को पूरी करने के लिए, तो उस पर ये फोकस है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात भी काफ़ी डिटेल में की गई है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काफ़ी कुछ जो है अब पीपीपी के भरोसे छोड़ा जाए, बढ़ाया जाए, और वहाँ पर टैक्स इंसेंटिव देना बहुत ज़रूरी है। कॉस्ट के बड़े इश्यूज़ हैं, उसको किस तरीके से सरल बनाया जाए, तो वो सारे नगेट्स इसमें हैं। अभी बहुत सारा फाइन प्रिंट में तो चीज़ें सामने नहीं आई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार सरकार को ये एक सिग्निफिकेंट रियलाइजेशन है कि प्राइवेट कैपेक्स बढ़ाने के लिए उनको भी एक इनेबलिंग माहौल बनाना है। मेरी अपनी शिकायत ये है कि इंडिया का कॉरपोरेट सेक्टर थोड़ा हाथ खींच करके बैठा हुआ था, उसने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, लेकिन अब सरकार ने इतना आधार बना दिया कि उसके पास बहाना नहीं होगा।
सर कल इकोनॉमिक सर्वे ने इस पे भी बोला था, उन्होंने कहा था कॉर्पोरेट्स स्विमिंग इन एक्सेस प्रॉफिट, दिस वाज द वर्ड दैट इकोनॉमिक सर्वे यूज्ड। एब्सोल्युटली, मैं उसी का इशारा कर रहा था कि वो बहुत सारे मुनाफे पर बैठे हुए हैं, ब्याज का या शेयर मार्केट की कमाई का पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब भारत मैन्युफैक्चरिंग के बिना उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता जो हमारी सरकार का ऑब्जेक्टिव है, विकसित भारत का। और अब तो आप ट्रंप वाली दुनिया में हैं, और जब ट्रंप वाली दुनिया में हैं तो आपको, पहले हम कहते थे कि हम माल बनाएं बाहर बेचें उससे हम बहुत कमा लेंगे, ज़रूर वो प्रॉस्पेरिटी के लिए ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना सारा ग्रोथ का आधार अब डोमेस्टिक ऑडियंस पर, डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर, डोमेस्टिक कंजम्पशन पर फोकस करके बढ़ाएं। और सर अगर हम जॉब्स की बात करें, जॉब क्रिएशन एक रेकरिंग एस्पेक्ट रहा है इस बजट से। ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, इसमें इंटरनल इकोनॉमी पे बहुत फोकस किया गया है, कंजम्पशन पे बहुत फोकस किया गया है। जॉब्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर आपके हिसाब से इस पे? जॉब्स पे इस पे इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो सरकारी योजनाओं के कारण इसलिए पड़ेगा कि पाइपलाइन में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होंगे, जब आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट लगाते हैं तो ये कई गुना जॉब क्रिएट करने का आधार बनाता है। प्राइवेट सेक्टर इसमें थोड़ा पीछे रहेगा, जो ज़्यादा जॉब देने की स्थिति में है। और प्लस अब हम नया चैलेंज देख रहे हैं ऑटोमेशन वगैरह का या एआई का, उसके कारण जॉब पे बहुत बड़ा रिस्क है। ये स्पीड का गेम है। आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि आपको स्पीड से जॉब क्रिएट करना पड़ेगा। हम थोड़ा सा समझते हैं, जो लोगों से बात करते हैं उनको सुन करके, कि थोड़ा स्लो जॉब क्रिएशन होगा अभी जो माहौल है उसको देखते हुए, और यहीं पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सरकारी खर्चे पर ही ज़्यादा काम चलेगा इस वक्त। फाइनल क्वेश्चन सर, द पॉलिटिकल इम्पैक्ट, आपने शुरू में ये बात कही थी, सबसे पहले बिहार और दिल्ली की बात कही थी, बट लार्जर इम्पैक्ट आपको क्या लगता है इस बजट का, मैसेजिंग का, जो सरकार मैसेज दे रही है इससे, उसका? देखिए, ये सरकार हमेशा अपना जो भी काम करती है इकोनॉमिक गवर्नेंस या पॉलिटिकल पॉलिसी को आगे बढ़ाने का, उसमें वो पिरामिड अगर स्ट्रक्चर है तो बॉटम ऑफ पिरामिड जनता ही पर फोकस होना चाहिए। तो बैकवर्ड इलाके, बैकवर्ड ज़िले, पिछड़े लोग, गरीब, युवा और महिला, ये जो कोर स्ट्रक्चर है, फोकस इसी पर है, क्योंकि आप इनको एम्पावर करते हैं तो उसके बाद कहानी आपकी आगे बढ़ती है। इस बजट की एक बात जिसकी चर्चा कम हुई है, आखिरी में मैं यही बताना चाहता हूँ कि जितना वेलफेयर स्कीमों पर खर्चा अभी तक किया गया है, उसके बाद अचानक से अब कोई बहुत नहीं बढ़ाया जा रहा है। दरअसल सरकारी खर्चे कम करने पर इस बजट में ध्यान दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार समझ गई है कि यहाँ तक तो ठीक था वेलफेयर स्कीमों का खर्चा, लेकिन इसके बाद अब ग्रोथ के इंजन को चलाने पर ही काम होगा, न कि वेलफेयर स्कीमों के खर्चे से काम होगा। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि मध्य वर्ग को अब अपने बूते खड़ा करने के लिए जो वेलफेयर स्कीम के आगे की पॉलिटिक्स थी जी, ये उस नई पॉलिटिक्स को शुरू करने का काम करती है। ये मुझे लगता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दैट द मैसेजिंग एंड द इंटेंट, इसका लार्जर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडियन पॉलिटिक्स पे, इंडियन इकोनॉमी पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इंडियन पॉलिटिक्स पे क्या पड़ेगा? एक लास्ट, आई नो आई सेड लास्ट क्वेश्चन बट आई हैव टू आस्क यू दिस, व्हिच इज दैट यू स्पीक टू द फाइनेंस मिनिस्टर वेरी रेगुलरली, आपको यू नो द थिंकिंग बिहाइंड द बजट, यू नो दैट बेटर। Explain to us, sir, in the backdrop of a growth which was subpar in terms of our expectations, do you think this will make us get on to that? ठीक है, हम 6.3 से 6.8 की बात कर रहे हैं, पिछला जो जीडीपी था वो 5.4 आया था। क्या ये बजट है वो थ्रेशोल्ड लेवल पार कर पाएगा जो हम चाहते हैं, मे बी मोर देन 6.8%, be at that 7%? ये प्रेडिक्शन मेरे पे ग्रेड के ऊपर की चीज़ है, मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसका जो एक सिंपल लेमैन आंसर है वो ये है कि 6.3 से 6.8 ग्रोथ प्रोजेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए ये सरकार बहुत माइंडफुल है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ठीक करने पड़ेंगे। तो इसीलिए जैसा मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट, सिंप्लीफिकेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कंजम्पशन बूस्ट विच क्रिएट्स जॉब, ये जो पूरा साइकिल है इसको ध्यान में रख करके इन्होंने ये काम किया है। ग्रोथ पक्के तौर पर इसके ऊपर जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा स्केप्टिकल इस मामले में हूँ कि जब तक हम जवान हैं भारत, तब तक हम रिच होंगे कि नहीं, उसके लिए और तेज़ दौड़ने की ज़रूरत है। वो नंबर है 9% के आसपास का। तो 7 और 9 के बीच का फासला हम कितनी तेज़ी से तय करते हैं, गेम वहाँ पर है। Magic lies in that
2%. Thank you so much, Sanjay sir, for giving us that perspective. That was Mr. Sanjay Pukalia, Editor-in-Chief of the NDTV Network, explaining to us why this budget is so important at so many levels and the message and the intent of the government and its larger ramification on the Indian economy as well as Indian politics.